हाय गाइस, आज हम 2007 में आई हुई थ्रिलर क्राइम मूवी ज़ोडिएक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वाली जो मूवी है ये आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी और इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 7.7 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटन टमेटो पे 90% फ्रेश है और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 79% है। मूवी की शुरुआत होने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो मूवी है वो एक्चुअली बेस्ड है जो एक्चुअल इवेंट्स और रिकॉर्ड्स जो इकट्ठे किए गए थे, जैसे पुलिस रिपोर्ट्स हो गए, आई विटनेस, फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग, इन सब पे बेस्ड है। मगर एंड में हमें इस मूवी को देखने के बाद भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह ही जाता है कि एग्जैक्टली ज़ोडिएक किलर है कौन। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है, हमें दिन दिखाया जाता है 4 जुलाई का 1969 का और जगह होती है वलेहो कैलिफोर्निया की। और हमें यहाँ मालूम चलता है कि ज़ोडिएक किलर का यहाँ पे जो इवेंट दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली उसका पहला अटैक नहीं दूसरा अटैक है। यहाँ पे हमें कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डार्लिन एंड माइक और वो यहाँ वलेहो लवर्स पॉइंट पे होते हैं अपनी गाड़ी में बैठे हुए और उनको यहाँ पे उनके गाड़ी में बैठे बैठे उन्हें गोली मारने के बाद जो उनका किलर होता है वो खुद ही 911 पे कॉल लगाता है और अपने जो एक्शंस होते हैं उन्हें रिपोर्ट करता है। जल्दी हमें मालूम चलता है कि माइक जो है वो तो सर्वाइव कर जाता है इसको, मगर उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो मारी जाती है। जिसके बाद आगे मालूम चलता है कि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स एक न्यूज़पेपर है, वहाँ पे उनको एक लेटर आता है जो ज़ोडिएक ने लिखा होता है और मगर वो जो लेटर होता है वो इस इंसिडेंट के 4 हफ्ते बाद आया होता है। उनमें से एक जो लेटर होता है उसमें बहुत सारे इंक्रिप्शन होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। साथ ही साथ उस लेटर में एक डिमांड होता है जहाँ पे बोला जाता है कि इस चीज को पब्लिश करा जाए न्यूज़पेपर में और अगर ऐसा नहीं करा गया तो ज़ोडिएक जो है वो दोबारा से किसी न किसी को मारेगा। साथ ही साथ हमें मालूम चलता है कि 2 और न्यूज़पेपर कंपनीज हैं जिनका नाम होता है वलेहो टाइम्स और दूसरा होता है सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर। उनके पास भी सिमिलर लेटर्स आए हुए होते हैं सिमिलर डिमांड्स के साथ। हमें यहाँ पे क्रॉनिकल क्राइम का एक रिपोर्टर होता है एवरी नाम का, उसको दिखाया जाता है। उसको जब इसके बारे में मालूम चलता है तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन उस न्यूज़पेपर के लिए शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो इनक्रिप्टेड लेटर जो होता है जिसमें सिंबल्स होते हैं उसका ध्यान जाता है एक आदमी पे जो वहाँ क्रॉनिकल्स के लिए काम करता है एज अ कार्टूनिस्ट। उसका नाम होता है रॉबर्ट ग्रे स्मिथ। मगर जल्दी हम देख पाते हैं कि इस लेटर को आए हुए 12 घंटे हो गए होते हैं पब्लिश हुए हुए और तभी हम देखते हैं कि हिस्ट्री टीचर है वो कैलिफोर्निया में ही रहती है, उसने इसको किसी तरह से मैनेज कर लिया होता है क्रैक करने का। मगर तब भी लेटर्स में कुछ चीजें होती हैं जो अभी भी अनट्रांसलेटेड रह जाती हैं और हम देखते हैं कि ग्रे स्मिथ जो है वो अटेम्प्ट करने लग जाता है उनको भी डिसाइफर करने में और जब वैसा कर रहा होता है तो वहाँ पे एवरी जो होता है उसका ध्यान जाता है उस पे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं उनके साथ साथ एवरी नोटिस करता है कि एक जो है वो हार्ट बना हुआ होता है फायर आर्म्स का, कुछ जो फाइटिंग डिवाइस होता है बेसिकली शायद उसका। जिसके बाद हमें आगे चल के एक और कपल को दिखाया जाता है जो लेक साइड पे एक पिकनिक को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनका नाम होता है ब्रायन और सिसिलिया। और यहाँ पे एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें टाई अप करके स्टैप करके मार डालता है। और ये जो इंसिडेंट होती है ये नापा काउंटी में होती है और महीना होता है सितंबर का, साल होता है 1969 का ही। इसमें भी ब्रायन जो होता है वो सर्वाइव कर जाता है और सिसिलिया बेचारी मारी जाती है। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि ज़ोडिएक ने यहाँ पे क्रॉनिकल्स में एक और नया लेटर लिखा है जिसमें वो एक बहुत ही डेंजरस गेम के बारे में बता रहा है और रॉबर्ट को यहाँ पे याद आता है द मोस्ट डेंजरस गेम वाला जो चीज है वो एक बुक पे बेस्ड है और वो जो बुक है उस पे एक फिल्म बनी हुई है जिसको बेसिकली किलर कोट कर रहा है यहाँ पे। और इसके बाद जल्द ही हम देख पाते हैं कि सैन फ्रांसिस्को का एक टैक्सी ड्राइवर है पॉल नाम का, उसको एक आदमी बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। हमें यहाँ पे 2 डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेव और दूसरे का होता है बिल और ये दोनों सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उन्हें असाइन किया गया होता है इस केस का। जब वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तब उन्हें नहीं मालूम होता है कि जो केस वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस टैक्सी ड्राइवर का वो एक्चुअली रिलेटेड हो सकता है ज़ोडिएक किलर से। मगर वो लोग एक चीज नोटिस ये करते हैं कि जिस आदमी ने उस टैक्सी ड्राइवर को मारा है उसके जो एक्शंस हैं वो काफी ज्यादा अजीब और परप्लेक्स नेचर के हैं। जल्दी हम देखते हैं कि क्रॉनिकल्स को एक और नया ज़ोडिएक की तरफ से लेटर आया है जहाँ पे वो देखते हैं कि उसमें एक टुकड़ा है उस टैक्सी ड्राइवर के खून लगे हुए शर्ट का उस लेटर के साथ। ज़ोडिएक यहाँ अपने लेटर में बताता है कि उसका इंटेंशन ये है कि अगला अटैक वो सिटी के स्कूल बसेस में करने वाला है। यहाँ पे दोनों जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको हम देखते हैं कि बाकी सारे डिटेक्टिव्स के साथ वो कोऑर्डिनेट करने लग गए हैं, जैसे कि वलेहो का जैक जो है उससे और नापा के
केन नार्ले के साथ, जिससे कि जो एविडेंसेस है उन्हें वो लोग रिव्यू कर सके जोडियाक पे। साथ ही साथ जो SFPD है उनके पास यहाँ पे पार्शियल फिंगरप्रिंट आया होता है, और ये जो फिंगरप्रिंट होता है आधा ही सही वो आया होता है टैक्सी कैब का जो ड्राइवर वाला क्राइम सीन था वहाँ से। और यहाँ पे नार्लो डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक आदमी है, बेसिकली रेंजर है, उसने गलती से ही सही डिस्ट्रॉय कर दिया है क्राइम सीन को, मगर तब भी उन्हें यहाँ पे एक विंग वॉकर बूट का जो प्रिंट है जमीन पे वो उन्हें मिल गया था। और उन्हें मालूम चलता है कि वो जो उसने जूते पहने थे वो तभी अवेलेबल हो सकते हैं जब आपके पास मिलिट्री ID हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो जाता है और कोशिश करने लगता है इंटरव्यू करने का माइक के साथ, जो एक सर्वाइवर होता है जोडियाक किलिंग का। मगर यहाँ पे वहेलो पुलिस जो होती है वो बताती है कि वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो शहर छोड़ के जा चुका है। और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि जितना भी यहाँ पे एविडेंस का मटेरियल है वो सब कुछ पोस्टल मेल से जाना चाहिए, इसलिए जो अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं उनसे कम्युनिकेट करना उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे स्मिथ और एवरी यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हम यहाँ टोशी और आर्मस्ट्रॉन्ग को देख रहे होते हैं जो यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं जोडियाक के मोटिव्स को लेके। अपने में ही एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो रही होती है उनकी 1-on-1 उस पे। यहाँ पे वो लोग कंक्लूड करते हैं कि जो कैब ड्राइवर की किलिंग है वो पहली किलिंग है देखा जाए जिसमें एक कपल को यहाँ टारगेट नहीं करा गया है, जिससे यहाँ पे ये लोग बेसिकली बिलीव करने लग जाते हैं कि हो ना हो अपना पैटर्न ब्रेक कर रहा है यहाँ पे जोडियाक। जिसके बाद थोड़ा ही टाइम बीता होता है और हम देख पाते हैं कि एक आदमी है जो अपने आप को बोल रहा होता है कि वो जोडियाक है। वो रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग शो में आके लाइव बात करने का, जहाँ पे बेसिकली एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी टाइप लॉयर होता है जिसका नाम होता है मेलविन, उससे उसको बेसिकली बात करनी होती है। और जब यहाँ पे वो बात कर रहा होता है तो यहाँ नोटिस ये किया जाता है कि ये जो आदमी है उसकी आवाज जो है बहुत ज्यादा डीप और भारी है, और वो अपने आप को सैम नाम से बोल रहा होता है। यहाँ पे देखा जाए तो जो आदमी जिसने कॉल करा था जिसका नाम सैम है, वो मेलविन का यहाँ पे जो इन्विटेशन होता है उससे 1-on-1 मिलने का चर्च के बाहर उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद मेलविन और SFPD वहाँ पे जाते हैं चर्च पे, मगर सैम जो है वो कहीं भी दिख नहीं रहा होता उनको। और हमें यहाँ जल्दी मालूम चलता है कि जिस आदमी ने सैम नाम से कॉल करा है वो बेसिकली एक मेंटल असाइलम का बंदा है, मतलब कि वो वहाँ पे एक पेशेंट है मेंटल असाइलम के अंदर। हम यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि ब्रायन जो है, जो खुद एक सर्वाइवर है जोडियाक के थर्ड किलिंग का, वो कंफर्म करता है कि ये जो आवाज है वो एक्चुअलिटी में देखा जाए तो जोडियाक की नहीं है। इस इंसिडेंट के होने के जल्द बाद ही हम देख पाते हैं कि एक और लेटर आया होता है, और यहाँ पे वो जो लेटर होता है वो बेसिकली मजाक उड़ा रहा होता है वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका, और साथ ही साथ उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि कैसे उन्हें एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाना है। इसके होने के बाद ग्रे स्मिथ और एवरी साथ में बैठ के बात करने लग जाते हैं, और यहाँ पे ग्रे स्मिथ बताने लग जाता है कि उसको पजल सॉल्व करना कितना ज्यादा पसंद है, और इसी चीज के चलते उसका इस चीज पे ध्यान आया था और उसने इस चीज को डिसाइफर करने का एक तरीके से चैलेंज ले लिया था। इसके आगे वो ये भी बताता है कि कैसे अलग अलग कोड्स का इस्तेमाल करा गया है अलग अलग लेटर्स के अंदर, जैसे कि उनमें से एक का वो नाम बताता है कि उसको बोला जाता है अल्फाबेट ऑफ द जोडियाक। जिसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो लेटर यहाँ पे मेलविन को लिखा है जोडियाक ने, एक क्रिसमस है 1969 का, उसके दौरान। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि एक सीरीज ऑफ लेटर्स लिखा गया है क्रॉनिकल्स को और अलग अलग जगहों को। जैसे जैसे समय और साल बीतता जाता है वैसे वैसे, और साल आ जाता है 1970 का, और उन सारे लेटर्स में बेसिकली पुलिस वालों को ब्लेम करा जा रहा है कि वो उसको पकड़ नहीं पा रहे, इस वजह से वो यहाँ पे सारे अपने मर्डर्स करे जा रहा है। और साथ ही साथ और भी ज्यादा अच्छे लेवल पे वो मजाक उड़ा रहा होता है उनके इनकेपेबिलिटीज को लेके। जिसके बाद हम देखते हैं कि एवरी यहाँ पे जोडियाक के वेरासिटी को लेके थोड़े से क्वेश्चनिंग करने लग जाता है। तो क्रॉनिकल्स जो है वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि अब वो कोई भी लेटर को पब्लिकली न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं करने वाले। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पॉल ने भी यहाँ पे ग्रे स्मिथ को बताया है कि जो गनसाइट वाला लेटर में सिंबल बार बार आ रहा है वो देख के लग रहा है कि जोडियाक ब्रांड के जो वॉच है उसमें से उसे कॉपी करा गया है। और एवरी यहाँ पे जोडियाक को लेके अलग अलग बहुत सारी कहानियां बताता है। जिसके बाद मालूम चलता है कि उसको खुद भी एक जोडियाक से पर्सनल लेवल पे लेटर आया है, और साथ ही साथ उस कैब ड्राइवर का जो ब्लडी शर्ट है उसका एक टुकड़ा भी उसको उस लेटर में मिला है। पॉल यहाँ चाहता है कि जोडियाक के बारे में और चीजें जानना, तो वो यहाँ पे एक हार्बर जैसी जगह होती है वहाँ जाता है रिवर साइड पे, और एक ऐसे इंसान से मिलता है या ऐसे एक सोर्स होता है उसका जिसके बारे में अभी तक हम लोग किसी भी लेवल पे जानते नहीं है। एवरी को यहाँ पे लगने लगता है कि उसने
यहाँ पे एक एविडेंस ढूंढ निकाला है जोडियाक के पहले मर्डर विक्टिम जो है उसके बारे में, जो यहाँ पे 1969 का जो शूटिंग हुआ था डार्लिन का और माइक का उसके भी पहले हुआ है। हम यहाँ देखते हैं कि टोशी और आर्मस्ट्रॉन्ग को डिस्पैच करा जाता है रिवर साइड में, जिससे कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके उन एविडेंसेस को जो सिमिलर दिख रहे होते हैं, मगर एग्जैक्ट मैच जो है वो रूल आउट हो जाता है। मगर यहाँ पे पॉल एवरी की जो कहानी चल रही है वो कहीं ना कहीं हम देखें वो लोगों को गुस्सा दिला रही होती है, और टोशी जो होता है खासकर उसको, क्योंकि यहाँ पे एवरी ने अपने न्यूज़पेपर में जोडियाक को लेके जो आर्टिकल लिखा हुआ होता है उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पब्लिक है जो इस चीज के अगेंस्ट जा रही है वो सारे टोशी को जानने लगते हैं और उससे बात करने लगते हैं, और जितना भी एसएफपीडी वहाँ पे है उनसे सारे मिलके बात करने लगते हैं, जहाँ पे ये जो लोग आ रहे हैं वो क्लेम कर रहे होते हैं कि वो जानते हैं जोडियाक किलर के लेके आइडेंटिटी को। उनमें से एक इंटरव्यू होता है एक आदमी का जिसका नाम होता है आर्थर ले एलन, और देख के लग रहा है कि इसका जो पर्टिकुलर इंटरव्यू है वो सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि टोशी और मोलेनैक्स जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए आर्थर को, मगर उन्हें उससे बातचीत करने के बाद कुछ कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन नहीं मिलता, जिसके बाद आर्थर के यहाँ पे अलग अलग फैमिली मेंबर्स को भी क्वेश्चन करा जाता है, जो उसके यहाँ पे हैंड राइटिंग सैंपल्स को भी ला के देते हैं जिससे कि उनका एनालिसिस हो सके। मगर यहाँ पे जब उन लेटर्स को रिव्यू करा जाता है एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा जिसका नाम होता है शेरवुड, तो उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पे जो राइटिंग्स हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, और आर्थर की जो फैमिली है वो यहाँ पे टोशी और आर्मस्ट्रॉन्ग को बोलती है कि वो चला गया है और अपना घर वर छोड़ के एक नई जगह पे जाके रहने लग गया है, और उस जगह में जहाँ वो रह रहा है उसका नाम होता है सेंटा रोजा। सेंटा रोजा का यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो वारंट इशू करता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग और टोशी जाते हैं और उसका जो ट्रेलर होता है आर्थर का उसको जाके ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें वहाँ पे बहुत ही सारे अलग अलग तरीके के वेपन्स मिलते हैं, जिसके बाद वो यहाँ आर्थर को भी कन्फ्रंट करते हैं जब वो वापस अपने घर आता है बेसिकली उस ट्रेलर में। मगर यहाँ पे जब उन्हें एक नया हैंड राइटिंग सैंपल मिलता है और जब वो लोग प्रिंस को चेक करते हैं तो यहाँ पे आर्थर का कुछ भी जोडियाक किलर से मैच नहीं कर रहा होता, और जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास फाइल में होती है जोडियाक को लेके वो कुछ भी मैच नहीं कर रही होती है, और इसके वजह से टोशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि उसका जो बेस्ट लीड है यहाँ पे वो भी फेल हो गया। अब यहाँ पे इतना गुस्सा होता है वो कि सब काम वाम छोड़ के वो अपनी वाइफ को लेके जाता है और वो लोग एक फिल्म देखने लगते हैं जिसका नाम होता है डर्टी हैरी। वहाँ पे जब वो बेसिकली लॉबी में आता है उस सिनेमा हॉल के, तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है ग्रे स्मिथ से। देखा जाए तो ग्रे स्मिथ यहाँ पे टोशी को बोलता है कि वो लोग मिलके जोडियाक को जरूर पकड़ने वाले हैं, मगर टोशी को देख के लग रहा है कि अब इस चीज पे वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गिव अप कर चुका है और बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल नजर आ रहा है। हमें यहाँ पे टाइम जंप दिखाया जाता है, 4 साल निकल चुके हैं, साल आ गया है 1975 का, और हम यहाँ ग्रे स्मिथ को देख पाते हैं कि उसने दोबारा से शादी कर ली है और खुद का एक परिवार शुरू कर लिया है। मगर साथ ही साथ हम यहाँ पे पॉल एवरी को देख पाते हैं जिसको देख के लग रहा है कि वो अपनी जो सैनिटी है और मेंटल पीस है उसको पूरी तरीके से गवा चुका है, क्योंकि वो यहाँ पे क्रॉनिकल्स का जो काम है उसको छोड़ चुका है और सैक्रामेंटो में जाके रहने लगा है। क्रॉनिकल्स में काम छोड़ के सैक्रामेंटो बी पे जाके काम करने लगा है। हम यहाँ देखते हैं कि टोशी के पास उसका पार्टनर जो है आर्मस्ट्रॉन्ग वो आता है इन्फॉर्म करते हुए कि वो होमिसाइड छोड़ रहा है और फ्रॉड डिवीजन को ज्वाइन करने वाला है, और ये जो सारा वक्त अभी निकला है इतने सालों का उसमें देख के लग रहा है कि जोडियाक किलर जो है वो एकदम शांत बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रे स्मिथ की जो वाइफ है मेलिनी वो मेंशन करती है जोडियाक के सारे मेमोरेबिलिया को लेके जो इतने सालों में उसने कलेक्ट करे हैं उनको लेके। तो रॉबर्ट यहाँ जाता है और पॉल जो है उससे जाके मिलता है और उसको बताता है अपना डिजायर लेके कि उसको एक किताब लिखनी है जोडियाक पे। रॉबर्ट का देख के लग रहा है जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब खत्म होता हुआ उसको नजर आ रहा है, जो पॉल उसको इन्फॉर्म करता है कि वो और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नेक्स्ट करता है रॉबर्ट ये कि वो जाता है और डेव टोशी जो है उसको क्वेश्चन करता है। टोशी यहाँ पे उसको एडवाइस करता है कि वो जाके केन नार्लो को कांटेक्ट करे, मगर साथ ही साथ वो बोलता तो है कि उसको जाके वो कांटेक्ट करे नापा में, मगर कहीं ना कहीं वो तब भी बोल रहा होता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट ग्रे स्मिथ को यहाँ पे नार्लो की तरफ जाके एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि वो नापा पुलिस के जो एविडेंस है केस को लेके डार्लिन फैनो के और माइक के लेके उनको लेके वो जो एविडेंसेस इकट्ठा उन्होंने करे हैं उसको वो जाके देख सके। और यहाँ पे मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है जोडियाक जो था वो डार्लिन का कोई ना कोई एडमायरर जरूर रहा होगा। जिसके बाद रॉबर्ट यहाँ जाता है और बताता है टोशी को यही चीज फोन करके, जहाँ वो ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि डार्लिन
अच्छी दिखती थी बहुत ज्यादा और उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे और हो सकता है कि ज़ोडिएक उनमें से एक हो। हम यहाँ देख पाते हैं कि रॉबर्ट ग्रेस्मिथ जो है उसको इतना ज्यादा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उसका किलर है डार्लिन का, बेसिकली ज़ोडिएक जो है वो उसको जानता ही जानता है। इस चीज को लेके इतना ज्यादा कन्विंस्ड वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डार्लिन के बहुत सारे रिलेटिव्स को अलग अलग बहुत ज्यादा ब्लैंक कॉल्स आए थे, क्योंकि जब उन्होंने वो फोन उठाया था तो कोई बोल नहीं रहा था मगर बहुत ही ज्यादा लंबी और भारी सांसें लेते हुए उन्हें सुनाई दे रहा था। रॉबर्ट ग्रेस्मिथ को बार बार लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ करके उसको डार्लिन की बहन को कांटेक्ट करके लोकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर टोशी उसको सजेस्ट करता है कि उसको जाके मेल्विन बेली से बात करनी चाहिए। और जब यहाँ पे रॉबर्ट जाता है उस लॉयर से बात करने के लिए तो उनका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल टाइप का कॉन्वर्सेशन होता है, और वो जो कॉन्वर्सेशन होता है बेसिकली वो उस लॉयर से तो होता ही नहीं है, उसके हाउसकीपर से होता है। और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान वो यहाँ रिवील करती है कि ज़ोडिएक ने उससे बात करी है, जहाँ पे ज़ोडिएक ने इंस्ट्रक्ट करा था हाउसकीपर को कि मिस्टर बेली जो है वो घर में नहीं है, घर से बाहर है, और ये भी कि उसको उस दिन किसी न किसी को मारने की भी जरूरत है क्योंकि वो उसका बर्थडे है इस वजह से। अब ये जो एविडेंस मिला होता है इसका इस्तेमाल करता है रॉबर्ट ग्रेस्मिथ, और जो डेट्स होते हैं दिसंबर के महीने के उन पे वो फोकस करने लग जाता है और उसे मालूम चलता है कि उसको 2-3 डेट्स पे फोकस करने की जरूरत है, बेसिकली 18 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच की। टोशी यहाँ पे ग्रेस्मिथ को बोलता है कि उसको जाके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए उसे वहाँ जाना चाहिए, मगर जब वो वहाँ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में तो वहाँ पे जाके उसको एज सच कुछ मदद नहीं मिलती। जल्द हम देखते हैं कि बॉब को यहाँ पे एक फोन आया है एक आदमी से जो क्लेम कर रहा होता है कि वो ज़ोडिएक को जानता है कि ज़ोडिएक का एक्चुअल नाम जो है वो रिक मार्शल है, और बॉब के पास खुद फिल्म कैनिस्टर्स भरे हुए हैं जिसके अंदर प्रूफ है कि रिक है बेसिकली ज़ोडिएक किलर। हम यहाँ देखते हैं कि शेरवुड आता है विजिट करते हुए यहाँ रॉबर्ट को, जिससे कि जो सैंपल्स है हैंड राइटिंग को लेके उनको वो डिस्कस कर सके, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट्स को भी। और उनके कॉन्वर्सेशन के बीच में हम देख पाते हैं कि शेरवुड यहाँ डिस्क्राइब कर रहा होता है कि कैसे वॉलेस पेनी जो है उसने बताया था कि रिक मार्शल जो है वो ज़ोडिएक है। और ये सुन के कहीं ना कहीं रॉबर्ट ग्रेस्मिथ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि दोनों नाम उसको सेम बताए गए होते हैं, और साथ ही साथ कि जो आदमी है नाम सेम बताने वाला उसने यहाँ पे उसको भी कांटेक्ट करा है। हम यहाँ देखते हैं कि रॉबर्ट ने साथ ही साथ एसएफपीडी में भी बात करा हुआ होता है, जहाँ पे एसएफपीडी को सबसे पहला ज़ोडिएक का लेटर आया था 4 साल पहले, और टोशी को वापस वहाँ बुलाया जाता है, मगर टोशी जो है उसको डिसमिस कर दिया गया होता है होमिसाइड डिवीजन से, क्योंकि उस पे यहाँ इल्जाम लगे हुए होते हैं कि उसने जो लेटर्स थे उसको फॉर्ज करा है। जिसके बाद टोशी यहाँ कोशिश करता है रॉबर्ट ग्रेस्मिथ से बात करने का, मगर डेव को यहाँ देख के लग रहा है कि वो रिक मार्शल को यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला। जिसके बाद रॉबर्ट ग्रेस्मिथ निकल जाता है नापा के लिए, जहाँ पे वो जाके केन से बात कर सके, और केन नार्डो बेसिकली यहाँ डिस्क्राइब करने लग जाता है ग्रेस्मिथ को कि रिक मार्शल ने उससे कैसे बात करी, मगर साथ ही साथ उसके पास उसके हैंडराइटिंग को लेके कोई सैंपल्स नहीं होते और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स। जिसके बाद रॉबर्ट ग्रेस्मिथ यहाँ पे मोरल को कॉल करता है क्योंकि उसे मार्शल को लोकेट करना हुआ होता है, जिससे कि उसे वॉलेस पेनी का कांटेक्ट मिल सके। वॉलेस यहाँ पे रॉबर्ट को एक मूवी थिएटर का पोस्टर देता है जहाँ पे डिजाइन करा हुआ होता है, बेसिकली जहाँ क्लेम करा जा रहा है कि वो जो पोस्टर डिजाइन है बेसिकली वो यहाँ रिक ने बनाए हैं। यहाँ पे मोरल जो होता है वो रिव्यू करने लग जाता है और नोट करने लगता है थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिमिलैरिटीज उस पोस्टर में और ज़ोडिएक ने जो यहाँ लेटर्स लिखे हैं उनमें, मगर तब भी उसको यहाँ पे और ज्यादा डिटेल्स चाहिए पूरी तरीके से इस चीज को एसेस करने के लिए। देख के लग रहा है जो पूरा मैटर चल रहा है ये रॉबर्ट ग्रेस्मिथ की पूरी लाइफ बन चुका है, और उसकी जो वाइफ है वो अपने बच्चों को वहाँ से लेके उसके घर से चली जाती है, क्योंकि देख के लग रहा है कि इसका जो ज़ोडिएक के साथ कनेक्शन है उसको उसने बहुत ज्यादा सीरियसली तो ले ही लिया है, साथ ही साथ उसका जो यहाँ पे जॉब पोजीशन है क्रॉनिकल्स में उससे भी उसको निकाल दिया गया है। और यहाँ पे उसकी वाइफ को कहीं ना कहीं डर है कि वो इतना ज्यादा पीछे पड़ा हुआ है ज़ोडिएक को पकड़ने के कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को ही ना टारगेट करने लग जाए ज़ोडिएक। अब देखा जाए तो रॉबर्ट का जो फोन है उस पे भी कॉल आया हुआ है किसी का जो बार बार भारी भारी सांसें लेता है, कुछ बोलता नहीं है और फोन काट देता है। अब यहाँ पे बॉब से पूछने के बाद कि वो उसकी मदद करेगा, रॉबर्ट अभी भी लोकेट करना चाहता है डार्लिन की बहन को। और जब यहाँ पे रॉबर्ट डिस्क्राइब करने लग जाता है उन पोस्टर्स को जिसके थ्रू वो लोग देख रहे होते हैं प्रूफ के लिए, तो बॉब यहाँ पे बोलने लगता है कि ये पोस्टर्स उसने बनाए हैं, रिक ने नहीं। यहाँ पे वो उसको जानता तो था कि वो थिएटर प्रोजेक्शनिस्ट का काम करता था,
बहुत पहले, और इसको जानने के बाद रॉबर्ट ग्रे स्मिथ वहाँ से जल्दी से निकल जाता है क्योंकि उसको अब नहीं पता उसको क्या करना चाहिए। जल्दी हम देखते हैं कि वो जाता है और मिलता है लिंडा से, बेसिकली डार्लिन की जो बहन है, और वो प्रिजन में होती है। और रॉबर्ट यहाँ पे एक पेंटिंग पार्टी के बारे में उससे पूछने लग जाता है जिसके बारे में उसने सुना होता है, जहाँ पे बेसिकली एक आदमी होता है जो उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहा होता है उसके बारे में। रॉबर्ट को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भरोसा होता है कि जो आदमी यहाँ लिंडा को अनकंफर्टेबल उस पार्टी में फील करा रहा था वो कहीं ना कहीं रिक मार्शल ही है। मगर यहाँ लिंडा बोलती है कि उस आदमी का नाम रिक मार्शल तो नहीं था, उसका नाम था ली करके। ये जानने के बाद वहाँ से रॉबर्ट ग्रे स्मिथ निकल जाता है और सीधे पहुँचता है टोशी के घर पे रात के बीचों बीच, क्योंकि उसको यहाँ पे बताना होता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही पक्की तरीके से मानता है कि जो ज़ोडिएक किलर है वो बेसिकली होगा ऑथर ली एलन। और देखा जाए तो यहाँ पे टोशी उससे मिलने को तैयार भी हो जाता है और रॉबर्ट यहाँ उसको लेके जाता है बाहर एक ऐसे कैफे में जहाँ वो लोग ओपनली इस बारे में बात कर सकते हैं, जहाँ पे रॉबर्ट उसको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स बताता है जो ज़ोडिएक से ऑथर ली को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं। मगर टोशी फिर भी रॉबर्ट को बार बार बोल रहा होता है कि उसके पास यहाँ पे कनेक्शन के लिए जितने भी एविडेंसेस हैं वो सारे देखा जाए तो सर्कमस्टेंशियल हैं। वो यहाँ ये भी बोलता है कि आर्थर ली वहाँ रहता था जो डार्लिन का प्लेस ऑफ बिजनेस था उसके पास ही, तो कुछ लोग शायद इस वजह से मानते हैं कि जो ज़ोडिएक था वो कहीं ना कहीं डार्लिन को जानता है। टोशी यहाँ पे रॉबर्ट को बोलता है कि उसका जो काम है ज़ोडिएक पे उसको उसे कंप्लीट करना चाहिए, जबकि वो यहाँ क्लेम करने लगता है कि वो उसको किसी भी वे में बैकअप नहीं कर पाएगा, स्पेशली उन सारी चीजों को लेके जितने प्रूफ्स यहाँ पे रॉबर्ट ग्रे स्मिथ लेकर आया है कनेक्शन को लेके, उनको लेकर भी वो कुछ भी चीज को बैकअप नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी भी अपना स्टांस ये लेता है कि जितने भी प्रूफ यहाँ पे रॉबर्ट ग्रे स्मिथ के पास है वो सारे सर्कमस्टेंशियल प्रूफ हैं। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है दिसंबर 28, 1983 विलेहो कैलिफोर्निया का दिखाते हुए। रॉबर्ट को हम देख पाते हैं जो एक हार्डवेयर स्टोर के अंदर आया है विलेहो में ही, और यहाँ पे उसको मुलाकात होता है ऑथर ली एलन से। यहाँ पे देखा जाए तो रॉबर्ट ग्रे स्मिथ दुकान से निकल जाता है बिना कुछ बोले ही, और हम देखते हैं कि माइक यहाँ पे जाता है पुलिस से मिलने के लिए 1991 में 8 साल बाद, जहाँ पे उसको बहुत सारे मग फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे होते हैं, जहाँ उससे पूछा जा रहा होता है कि उनमें से कौन ऐसा इंसान है जिसका शक्ल सबसे ज्यादा मिलता हो उस ज़ोडिएक किलर से। और यहाँ कोइंसिडेंटली वो भी उसी इंसान का चेहरा पिक करता है जिसका नाम होता है आर्थर ली एलन। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।